हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो है अभी हम लोगों ने जो है सीख लिया था ये केपलर्स लॉ। तो केपलर फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड सेकंड लॉ ऑफ एरिया, ऑल प्लैनेट्स स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड क्या था, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet is directly proportional to semi major axis, the cube of semi major axis, or t square is equals to k a cube, या कहीं कहीं जो है लोग r क्यूब भी लेते हैं, ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दोनों नहीं होता, केवल सेमी मेजर होता है, तो ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो इम्प्लाइज दैट इसे T1 अपान T2 इज इक्वल्स टू R1 अपान R2 पावर 3/2 भी लिखा जा सकता है। ओके, तो आइए जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन लेते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी पहले। ठीक, तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में जो है कह रहा है कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P इन द गिवन फिगर BVP एंड द sun planet distance SP BRP, relate RP/VP to the corresponding quantities at the aphelion RA and VA. Okay, will the planet take equal time to traverse BAC and CPP? तो पहले जो डायग्राम उसने दिया हुआ है, पहले मैं उस डायग्राम की बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो आइए जो है पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम उसने जो है वही इलिप्स एक बनाया हुआ है और वहां पर उसने दिखाया है कि किस तरीके से पेरिहेलियन, वो जो डायग्राम आपको पहले वाले वीडियो में दिया गया था वही वाला डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो यहां से ठीक, तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम हो गया। अब यहां पर आपका सन है, ये एस डैश है, और ये जो पॉइंट था ये पॉइंट पी था पेरिहेलियन, और ये जो पॉइंट था ये था एपहेलियन, और यहां से ए पॉइंट ये था ABC। ठीक है, ये B और ये C। और अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो जो ये सन है, सन से जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, हाँ ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये डिस्टेंस, और ये यहां पर आपका जो है सन। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि उसने कहा कि BAC और BPC या CPB, ऐसे दो एरियाज की बात किया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P इज VP। यहाँ पर उसने जो स्पीड की बात की है, दैट्स स्पीड विल बी कितना, VP, और उसकी जो सन से डिस्टेंस है एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SP इज इक्वल्स टू RP। तो उसने जो है SP इज इक्वल्स टू क्या दिया है, RP। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, RP। ओके, आगे कहता है कि RP, ठीक, रिलेट RP/VP टू द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपहेलियन RA एंड VA। ठीक, अगर यहाँ की बात की जाए तो ये यहाँ पे उसने वेलोसिटी कितनी बताया, RA, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, मतलब प्लैनेट से, सन से लेकर के इस प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, प्लैनेट तक की डिस्टेंस क्या बता रहा है, RA, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक RA, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना, VA, मतलब RP। ठीक है, तो ऐसी दो बातें कर रहा है वो, और फिर कहता है लास्ट में कि आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है। तो कहता है कि पहले तो इन दोनों को कोरिलेट करो, और फिर विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रैवर्स BAC। क्या BAC और दूसरा टाइम क्या कर रहा है, CPB
मतलब जरा यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आपको समझने वाली बात है, जो ये आपको एरिया दिख रही है, ये एरिया और फिर ये वाली एरिया, ये जो दोनों एरियाज हैं, क्या ये दोनों एरिया को चलने के लिए सेम समय लगेगा या उनका टाइम क्या होगा, डिफरेंट टाइम होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है केपलर सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। तो हम लोग जो है यहाँ से एक बात जानते हैं कि अगर ये इस तरह से मोशन कर रहा है रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। सिंस वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, सिंस वी नो दैट, है ना। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, 8.1। ठीक है, अभी ये पहला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंस वी नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब कि जितना एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पी पर होगा उतना एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ए पे होगा। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता क्या है, अब आप याद कीजिए, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू क्या था, आर क्रॉस पी। तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा, एल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो साइन थीटा है, आर और साइन थीटा की बात करें तो ये जो है क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 90 अगर मैं रख दूं, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब ये हो गया आर पी। आर तो आर है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू वी। तो कुल मिलाकर क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी आर। ठीक है, तो जो एम है यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट का रोल प्ले करेगा। तो मास ऑफ प्लैनेट तो हमेशा एम पी ही होगा, वो कहीं भी हो मास ऑफ प्लैनेट तो वही रहेगा, क्योंकि हम वही प्लैनेट कंसीडर कर रहे हैं। तो एल पी इक्वल्स टू एम पी एम वी आर वी पी इंटू आर पी इज इक्वल्स टू एल ए पी बात करें तो एम पी मास ऑफ प्लैनेट इंटू आर ए इंटू वी ए। वेरी गुड, अब एम पी वी पी कैंसिल हो गया, देयरफॉर अब आप बात करें अगर इसकी तो ये हो जाएगा वीपी अपान वी इज इक्वल्स टू आर ए अपान आर पी। ये आपके लिए इक्वेशन है। ठीक है ना, अब यहां से सिंस हियर आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, सिंपल, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस इससे तो बड़ी है, ग्रेटर है, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर पी। तो अगर आर ए आर पी से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये एक बात फिक्स है कि क्या आएगा, ग्रेटर है तो 1 से ज्यादा आएगा। तो देयरफॉर हेंस या देयरफॉर क्या हो जाएगा, Vp इज ग्रेटर देन V। अगर यहाँ 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो Vp क्या होगा, उतने टाइम्स होगा उससे, 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स। तो इसका मतलब कि Vp ग्रेटर देन V। इसका मतलब एक बात साफ हो गया कि जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब सन जो है प्लैनेट सन से जब दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है। ठीक, मतलब उससे कम होती है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग जो है बात करते हैं किस पर, जो उसने सेकंड पार्ट हमें दिया है सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसने कहा, अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, सिंस उसने कहा कि क्या ये एरिया, सिंस हियर एरिया कौन सी, बी ए सी, एरिया बी ए सी या लेंथ बी ए सी इज ग्रेटर देन कौन सी, सी पी बी, एरिया ऑफ सी पी बी। अब ये एरिया उससे बड़ी है तो हेंस वी कैन से इन बोथ के इन दिस केस टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इन BAC is greater than, hence डेल्टा T1, इधर अगर मैं कहूं कि ये डेल्टा T1 है और ये वाला टाइम डेल्टा T2 है, तो डेल्टा T1 इज ग्रेटर देन डेल्टा T2। क्यों?
क्योंकि उसकी एरिया उससे बड़ी है, उसका टाइम भी उससे ज़्यादा लगेगा। बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Kepler's second law, all planets sweeps equal area in equal interval of times. ओके, तो अगर जब इनके एरिया इक्वल नहीं है तो टाइम भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये जो है एरिया उससे ज़्यादा है, इसलिए उसका टाइम भी उससे ज़्यादा लगेगा। और एक बात आपको ये भी क्लियर हो गया कि पेरिहेलियन पर प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होती है, एपहेलियन पे प्लैनेट की स्पीड कम होती है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था जो नीट वगैरह के एग्जाम में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है और सीईटी में भी आ सकता है जो है ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा सा जो है इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए नीट तक जो है आ सकता है, सीबीएसई एग्जाम में आ सकता है, जेई में भी इससे अच्छे मतलब एक क्रिटिकल, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व होकर के एक नया क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे जो है, जैसे कि ये स्टेट बोर्ड बुक में इसने दे रखा है जो है कि हालांकि है तो बहुत इजी बट आपको करना पड़ेगा। यहाँ से कहता है कि एग्जाम्पल 5.4 कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ फ्रॉम द गिवन डाटा। तो जी इक्वल्स टू GMAM/r² इक्वल्स टू ये इतना। ठीक, तो ये तो बिल्कुल क्लास 9 की तरह वैल्यू रखा, आपका आंसर आ गया। ठीक, और कह रहा है कि एग्जाम्पल 5.5 कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ द मास ऑफ द मून इज कितना। ठीक है, आपने ये नोट किया, कर लीजिए इसको नोट, मैं इसे हटा देता हूँ जो है। ठीक है, ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अब जो यहां से अगला जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लर्निंग प्रॉब्लम है, छोटा क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा है। ये जो आपकी नई स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक बनकर आई है, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, पहले से तो बहुत अच्छा है जो है। पहली वाली बुक के कंपेयर में ये बुक उससे तो कहीं बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए गए हैं। बाकी थियरी का तो उतना नहीं, लेकिन क्वेश्चंस कुछ पहले से अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, एग्जाम्पल 5.5 स्टेट बोर्ड की, तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल 5.5। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। मतलब मास ऑफ मून is equals to 1/80 times of mass of earth. Okay, and the diameter of moon is equals to 1/4 times that of the earth. ठीक है ना, तो ये है डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये क्या ले लेते हैं जो है, डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर RE 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 से 2 डायरेक्ट कट जाता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक, जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको यूज करेंगे, जैसे कि ये भी है, तो ये यहाँ से मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 18/1। ठीक, या इसको उल्टा किया जाए तो मतलब मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/18। जैसी जरूरत आएगी वैसे हम लोग यूज करेंगे। कह रहा है दैट ऑफ द अर्थ, तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आप बताओगे सिंस वी नो दैट स्मॉल g द अर्थ के लिए ऑन द सरफेस कितना होता है, G इक्वल्स टू GME/RE²। ये आपका 1 हो गया, और ये G मून इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून ऑफ होल स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमें मून का निकालना है,
तो ये जी मून अपान जी अर्थ इज इक्वल्स टू जी एम ई, क्या लिखते हैं, हाँ जी एम। तो ये जी एम अपान क्या हो गया, आर एम स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपान जी एम ई। जी से जी कैंसिल हो गया, एम एम अपान एम ई। तो एम एम अपान एम ई कितना, 1/18 इंटू आर ई अपान आर एम। आर ई बाई आर एम कितना है, 4/1 ऑफ कितना, होल स्क्वायर। तो एम एम अपान एम ई इक्वल्स टू 1/18 इंटू ये कितना, 4/1 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/18, ये कितना हो गया 16। ठीक है, अभी 2 8 जा 2 9 जा, तो ये आ गया अपना कितना 8/9। देयरफॉर जी मून इक्वल्स टू कितना आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई कितना 9। ठीक है, तो ये जब हम लोग ऐसा कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.96। अब हम लोग जब इसको, अच्छा एक चीज़ जो है 18 टाइम्स नहीं है, यहाँ 80 टाइम्स है। कितना है, 80 टाइम्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप 80 दिया होता तो 18 दिया होता तो 18 से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है, गिवन वैल्यू कितनी है 80 है, 80। तो 80 के हिसाब से ये 16 1 जा 16 5 जा, तो ये कितनी हो जाती, मतलब डायरेक्ट फिर ये कितना आता 1/5। तो ये हो जाएगा जी ई बाई कितना 5, मतलब 9.8 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 और 1 जा और 18, तो कितना हो गया ये 48, 5 9 जा 45 और 6 जा आ गया। ये जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट इज 10 टाइम्स एज massive एज द अर्थ एंड विथ रेडियस 20 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, इसको आपने देख लिया एग्जांपल 5.5। अभी नेक्स्ट है 5.6। तो ये भी बहुत ही आसान है जो है, इसको भी करके देख लेते हैं। वेरी सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो मैं इसे थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। एग्जांपल 5.6 पर डिस्कस करेंगे हम सब। अभी एग्जांपल 5.6 पे बात करें तो हो गया ना आंसर इसका 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट में, हालांकि है तो बहुत ही छोटा, लेकिन लर्निंग प्रॉब्लम है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट इज 10 टाइम्स एज massive एज द अर्थ एंड विथ रेडियस 20 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ प्लैनेट, सिंस हियर मास ऑफ प्लैनेट इज 10 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ME, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू कितना 20 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो उसने फिर वही बात जो है क्या आ गया, अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, जी पी अपान जी ई इज इक्वल्स टू जी एम पी अपान आर पी स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपान जी एम ई। ठीक है, तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा और ये एम पी अपान क्या होगा एम ई इंटू आर ई बाई आर पी होल स्क्वायर। तो आर ई अपान आर पी देखें तो कितना होगा 1/20 है ना, आर ई अपान आर पी। अच्छा, इसको देखें एम पी अपान एम ई, ये कितना आ रहा है 10 टाइम्स, एम पी अपान एम ई करेंगे तो कितना बचा 10, और ये यहाँ तो मैंने यही
रेडियस ऑफ, अच्छा रेडियस ऑफ प्लैनेट ओके इज 20 टाइम्स, यही है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 20 टाइम्स, अच्छा 20 गुना है। तो बहुत आसान हो गया, फिर तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो ये 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आर ई अपन आर पी, ये कितना हो गया 1/20 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 400, ये इसको कैंसिल, ये कितना आया 40। तो देयरफॉर जीपी इज इक्वल्स टू 9.8 जीई अपॉन 40। तो जी मतलब 9.8 डिवाइड मार दिया, डिवाइड करते ही कितना आ गया आंसर, ये आ जाएगा 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये भी समझ लिया, अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बाद जो अपना जो है मेन टॉपिक इसमें बनेगा, वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कर लिया नोट आपने? ठीक, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो देखिए, जो क्लास 9th में हम लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं, एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हालांकि हमने तो इस क्वेश्चन में आप सोचें तो इसको यूज कर लिया, G इक्वल्स टू GMI/r²। लेकिन अगर मैं यहां से ये बात करूं कि कैसे ये रिलेशन आप स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन बताएंगे, तो अगर मैंने कहा कि ये अर्थ है और एक छोटा सा मास रखा हुआ है जिसका मास m है और ये यहाँ इसका रेडियस है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू G M अपान क्या RE², क्योंकि ये रेडियस क्या है RE है। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो है, जो हम लोग मानते हैं कि वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो F इज इक्वल्स टू क्या होती है mg, इक्वेशन नंबर क्या 2nd। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, तो ये क्या हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो mg इज इक्वल्स टू GME अपान RE²। तो m से m कैंसिल हो गया, देयरफॉर स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल GME अपान RE²। लेकिन अब जब आप जेई मेंस, एडवांस और नीट की थोड़ी सी दुनिया में एंट्री करते हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी क्रिटिकल बन करके आते हैं। थोड़ी नीट में तो थोड़ी रियायत है, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट अगर हम लोग बात करें जो है जेई मेंस और एडवांस की, तो जेई मेंस और एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि जो डेरिवेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं उसकी तो बहुत ज़रूरत है। कई क्वेश्चन में आपको ऐसा डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज करने के लिए आएगा जो है। तो ये आपने देख लिया जो है कि ये जो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी है। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये जो आप क्लास 9th में जैसे सीखते हैं, ये उस तरीके से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mg इक्वल्स टू GME अपान RE² कैंसिल हो गया, G इक्वल्स टू GME अपान RE²। ये आपका जो है क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके, तो एक तो ये मेथड रहा जो छोटे छोटे बच्चों को इसी तरीके से बता दिया जाता है जब वो क्लास 9th में होते हैं, तो किसी तरीके से उनको बस समझाना होता है ताकि उनके दिमाग में ये बात समझ में आ जाए कि दोनों के बीच का रिलेशन ये है। बाकी उनको कुछ खास समझ में आता नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब आप इसे समझें, क्योंकि आपने शेल थ्योरम की स्टडी कर ली, न्यूटन शेल थ्योरम। अगर आप बात करें न्यूटन शेल थ्योरम की, तो जो न्यूटन शेल थ्योरम है, वो न्यूटन शेल थ्योरम जो 2nd था, वो ये बता रहा था कि अगर आप पहले तो फर्स्ट पे बात कर लेते हैं, अगर ये एक शेल है जिसका मास केवल इसके सरकमफेरेंस पे पूरे ऐसा पूरे जो है उसके सरफेस पर है, अब इससे अगर हम लोग दूर जाते हैं, बस इसके जस्ट बाहर चले जाएं, या यहां पर भी रहें या यहां रहें, दोनों में से कहीं पर, तो दिस सिस्टम इज बिहेव्स, मतलब दिस स्फेरिकल शेल बिहेव्स लाइक एज अ पॉइंट मास। तो हमें आपको ऐसा कंसीडर करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ लूंगा तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r होगी, और ये लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की।
ठीक है, तो कोई एक लेना पड़ेगा, ये रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, तो मतलब रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस आई सेंटर टू सेंटर वो कितनी हो गई, आर। तो यहाँ से फोर्स निकाला जाता है। एक फर्स्ट शेल थ्योरम ये था। सेकंड शेल थ्योरम ये कह रहा था कि अगर शेल के अंदर अगर कोई मास है तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, मैंने कल आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो नेट फोर्स जीरो आता है। तो हमने डिस्कस किया, बताया आपको नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ एफ नेट क्या होता है, ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट मास एम इज जीरो। इस पर जो फोर्स होगा, जो फोर्स अप्लाई करे वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गया, अगर शेल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो है नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आइए जो है हम लोग बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स, कंटिन्यूअस शेल। ठीक है, मतलब कंसंट्रिक, ऐसा कंसंट्रिक लगातार एक शेल के ऊपर शेल, जैसे जो है हम लोग ओनियन देखते हैं ना, एक लेयर के बाद फिर उसकी अगली लेयर, फिर उसकी अगली लेयर, फिर उसकी अगली लेयर, फिर उसकी अगली लेयर। ठीक वैसे ही हमें आपको ये इमेजिन करना है कि जो ये अर्थ है ये जो है शेल से बना हुआ है। मतलब ये मास तो है, इसका मास ऑफ अर्थ है, लेकिन ये कैसे बना हुआ है, शेल से। ठीक है, इसका मास है me, मास ऑफ अर्थ। ठीक, मास ऑफ अर्थ है ये। और तो अगर ये मास ऑफ अर्थ है तो जो है, अब अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट, अभी तक आपने बहुत बार ऐसा फोर्स, ये हेडिंग आप बना दीजिए, न्यू हेडिंग इज योर न्यू हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो अगर यहां से ये इसको देखें तो ये पूरा एक सॉलिड मास ऐसा दिख रहा है, बट हम लोगों ने इसे इमेजिन किया कि लेट अस कंसीडर दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ कंसंट्रिक शेल्स, कंटिन्यूअस शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल, शेल के ऊपर शेल बनते 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 यहां तक आ गया। अब लेट अस इमेजिन अ मास स्मॉल m which is just outside of a shell having radius small r। एक ऐसे शेल से एक स्मॉल m मास जो है बाहर है, जिसका मास क्या है, स्मॉल m मास जो है एक शेल है जिसके बाहर है, और जिसका मास क्या है, कुछ तो भी m डैश हमने लिया, या ऐसा कुछ तो भी m डैश ले लिया। तो अगर मैं बोलूं कि अब आपको इन दोनों के बीच एक फोर्स स्टैब्लिश करना हो एंड इट्स एवरेज डेंसिटीज, अगर इन दोनों के बीच फोर्स निकालना तो कैसे आप फोर्स निकालोगे? अगर आप देखो तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात की जाए कि ये डिस्टेंस क्या है, r है, स्मॉल r है, एंड इट्स एवरेज डेंसिटी, सिंस एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई आर ई क्यूब। ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है थोड़ा सा ये आपका डेंसिटी ऑफ, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें कि इसका मास कितना होगा, एंड m डैश इज इक्वल्स टू, मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v डैश। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है me, और अपान ये 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू v डैश, v डैश की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, और ये देयरफॉर m डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये क्या बच गया जो है me इंटू
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर